चलो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। क्या नाम है उसका? कल से तीनों पे बैठेंगे अनुभव, ठीक है ना। अब रेशियो का एक बेसिकली मैथमेटिकल वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? एनालिसिस का तो हमने मतलब समझा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी डाटा का इंटरप्रिटेशन फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, ठीक है। किसी को हमने रिपोर्ट कार्ड दी 80 में से 50 नंबर, ठीक है ना। 80 में से 50 नंबर आए, वो कहेगा यार बहुत अच्छे आए। मतलब अच्छे हैं कि बुरे हैं? एंड है बस, है ना। किसी को देंगे, दूसरा यूजर क्या कहेगा, ये कोई नंबर है। तो क्या वो नंबर में डाटा में प्रॉब्लम है? नहीं, जो सा यूजर उस डाटा को यूज कर रहा है उसकी परसेप्शन, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी इनपुट में डिफरेंशिएशन। इट गोस फॉर एनीथिंग। एक बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया लेट से 25 करोड़, बताओ अच्छा प्रॉफिट है कि बुरा प्रॉफिट है? 25 करोड़ नेट, सारे खर्चे सब निकालने के बाद। वो प्रीवियस वाला करो, बाकी अगर तो हम उस बिजनेस की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहे हैं, जो बंदा लाख रुपए महीना कमाता है, साल का कमाता है, उसके लिए तो 25 करोड़ बहुत है। लेकिन जिस बंदे ने पिछले साल 50 करोड़ कमाया था, उसके लिए तो क्या होगा, टेंशन बड़ी होगी कि मेरा बिजनेस तो जी आधा हो गया। तो इसका मतलब एनालिसिस ऑलवेज वेरीज फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, और हम लोग यहाँ पे परसेप्शन जनरल रखेंगे। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने रिस्क से नहीं सोचेंगे। हम एक जनरल फुट एंड फिगर्स देखेंगे कि आइडियल एनालिसिस कौन से होते हैं, आइडियल सिचुएशंस कौन सी होती है। मान लो इस टाइम पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, उसका इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन सा होता है? इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, अकाउंट्स में भी पता है। प्राइसेस तो हमेशा ही बढ़ते हैं। मेरे को 20 साल बता दे कौन सी चीज सस्ती हुई है। यहाँ पे 2000 थी, वो 1800 हो गई है। जीडीपी होती है, जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है। जब 2 क्वार्टर्स में लगातार जीडीपी की ग्रोथ रेट डाउन आए, कंटिन्यूअसली नेगेटिव है और वो इंक्रीजिंग आए, तो इसका मतलब रिसेशन है। एक इंटरनेशनली फॉर्मूला चलता है, ठीक है ना। अब रिसेशन कितनी देर के लिए पता नहीं है। अगर रिसेशन चल रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी इनकम बढ़ रही होगी, तो उनके लिए तो वो टाइम पीरियड गोल्डन है, अच्छा है। लेकिन सबके लिए नहीं ना अच्छा। तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, रेशियो इज अ अर्थमेटिकल समझते हो मैथ्स में? गोविंद, अर्थमेटिकल क्या होता है? मैथ्स में अर्थमेटिक एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें होती है ना। सर छोड़ दिया। चलो, अर्थमेटिक्स तो सबने पढ़ी 6 to 10 तक। क्या होता है इसी का, क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन रिलेशनशिप बिटवीन, ये उसके ऊपर बेस्ड है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे इसके फॉर्मूला बने। रिलेशनशिप बिटवीन 2 numbers in the form of numerator and denominator। हम 2 नंबर्स को आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं। जो बेस है वो नीचे आएगा, जिसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो ऊपर आएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात हम करते हैं, बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ, पार्टनरशिप में पढ़ा था। एसेट प्लस, चलो एक फॉर्मूला हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और वो कैपिटल साइड प्लस, कैपिटल प्लस करके उसमें क्या प्लस होता है? रिजर्व्स प्लस होते हैं। एक्सटर्नल माइनस होता है। क्या एक्सटर्नल माइनस? वो तो यहाँ पे होते हैं बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं होते। क्या होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व, इसको कहा जाता है पार्टनर्स का शेयर या इक्विटी का शेयर, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो बिजनेस में टोटल पैसा लगा कितना है? लेट्स से मैं कहता हूँ ये जी 50 लाख ये है, 30 लाख ये है। टोटल कैपिटल कितनी है बिजनेस में? 80 लाख। अब आपसे आप बिजनेस से एक अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, या उसके इंफॉर्मेशन रखते हो, आपसे ऑनर पूछता है या कोई यूजर पूछता है इक्विटी, डेट और इक्विटी रेशियो क्या है? मतलब डेट और इक्विटी आपस में कितना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेट कितना है? 30, इक्विटी कितना है? ये रेशियो कितनी निकल आई? 1/5 कितना होता है? 20%।
1/5 कितना होता है? ये कितना हो गया? 60%। इसमें मतलब जितने, अगर 1 रुपया हमारा है, 100 रुपए अगर इक्विटी के हैं तो डेट के कितने पैसे हैं? 60। बेटा 3/5 को डिवाइड करके निकालना, ऐसे करते हैं। देख, अगर हम 30/50 करते हैं इन फ्रैक्शनल वैल्यू तो ये 0.60 आएगा। परसेंटेज में करेंगे तो 60% आएगा। अब जिस बिजनेस में डेट टू इक्विटी रेशियो आपके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? मतलब कि अगर हमारा 1 रुपया लगा है तो उधार के 60 पैसे हैं, यही मतलब हुआ इसका। तो अगर बिजनेस में 1 रुपया लगा, उधार के 1 रुपए हैं, उधार के 2 रुपए हैं, उधार डेट के 50 पैसे हैं, डेट के 3 रुपए हैं, कौन सी सिचुएशन बेटर है? बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक। उसकी पोजीशंस पे डिपेंड करता है, कैश फ्लो पे नहीं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। अगर तो हम इंटरेस्ट दे पा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ज्यादा डेट भी ले सकते हैं। अगर प्रॉफिट कमा के और कैश फ्लोज नहीं है, मतलब उस बिजनेस की कैपेसिटी कितना है उधार लेने की, उसको फाइनेंशियल लीवरेजिंग कहते हैं। बिजनेस स्टडीज आ गई, ठीक है ना? कौन सा पर्सन कितना उधार ले सकता है, कितनी कैपेसिटी रखता है उधार लेने की। आपको कई बार लोग कहते हैं ना कि अमीर लोगों का उधार सबसे ज्यादा होता है। वो क्यों कहते हैं? दे हैव द कैपेसिटी टू बेयर द डेट। वो बहुत बड़ा ऑथर आता है, बुक का नाम सुना है, रिच डैड पुअर डैड। कौन है उसका ऑथर? रॉबर्ट कियोसाकी नाम के, ठीक है। ही सेज कि डेट तो लेना चाहिए, डेट लेके आप अपने पैसे नहीं खत्म कर रहे, अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो, डेट से आप अपने बिजनेस को कमा रहे हो। बट वो वही कर सकता है जिसके पास अपनी बेसिक फुलफिलमेंट, वो उसकी इंडिविजुअल परसेप्शन है कि डेट लेना चाहिए। पर जिसने कभी डेट लिया उससे वापस ना दिया, उसका घर भी बिक गया हो, तो वो क्या कहेगा? डेट। तो हाउ मच डेट शुड वी कीप, उसको जज करने के लिए बिजनेस की नेचर, उसकी एक रेशियो निकाली जाती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2:1। जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, उसको मैं कहता हूँ आइडियल रेशियो। तो आपको इस चैप्टर में सब रेशियोज के साथ एक आइडियल रेशियो बताई जाएगी कि किसकी रेशियो कितनी होनी चाहिए। तो अगर केस स्टडी और डिसीजन मेकिंग आ जाए, आपने अपने बिजनेस की वो रेशियो निकाल के उसको चेंज करता है। ये जनरल इंडस्ट्री बोला, लेकिन बैंकिंग में वो 1:1 होनी चाहिए, ठीक है ना? जो इमीडिएट कैश फ्लोज वाले बिजनेस हैं, डेली बेसिस के डेयरी बिजनेस, फ्रूट्स बिजनेस, उनमें 0.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनमें C/1 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कैश फ्लोज की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब हर बिजनेस के लिए रेशियो अलग है, पर एक जनरल आइडिया रेशियो आपको बताई गई। तो ये बात समझ। अब इसी को अगर मैं चेंज करूं, इसमें हमने क्या एनालिसिस निकाले कि बिजनेस के डेट और इक्विटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बट अगर मैं रिलेशनशिप निकालना चाहूं, डेट का रिलेशनशिप टोटल कैपिटल से कितना है, तो इसका मतलब डेट कितना था हमारा 30 लाख और टोटल कैपिटल कितनी थी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 80 लाख। तो ये कितना आ जाएगा इनटू 100 करके अप्रॉक्सीमेटली 12.5%, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे बिजनेस में जितना भी पैसा उसने 12.5% उधार का था। अगर 100 रुपए हमने 100 रुपीज बिजनेस में लिए तो उसमें तो उधार कितना लिए? बेटा ये मैं आपको इस तरह से 1-2 लेक्चर्स दूंगा, रेशियोज को समझो, रियल लाइफ में यूज करो। ये करते हैं क्यों आप समझो। रियल लाइफ में जब भी किसी बुक्स की बैलेंस शीट आएगी, P&L आएगा, वहां पे ये 30-50 नहीं होगा, वहां पे 50 लाख करोड़ फिगर्स बड़ी वीक होगी। तो बड़ी फिगर्स को छोटे नंबर्स में करना ताकि यूजर उसको रैशनली समझ के डिसीजन ले सके। आपको बैलेंस शीट दी जाए, वहां पे डेट की वैल्यू लिखी हो 50, 5043, 421 और ऊपर लिख दिया जाए इन लैक्स, तो पहले तो 15 मिनट इसको कन्वर्जन करने में लगाओगे कैलकुलेटर के साथ। फिर आपको इक्विटी की फिगर दे दी जाए 121,00421 शेयर्स, फिर आगे लिख दिया जाए एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। फिर उसके साथ उसके रिजर्व्स की वैल्यू दे दी जाए कि रिजर्व इतने हैं और उसकी मार्केट वैल्यू दे। तो पहले तो इक्विटी और डेट की वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा और हर बंदे को तो अकाउंट्स आती नहीं होगी। क्या सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने वाला बच्चा ही शेयर्स में इन्वेस्ट करता है? क्या कॉमर्स बैकग्राउंड वाला ही करता है? हर कोई करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है। तो ये चैप्टर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कल को फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, सिक्योरिटीज के एनालिसिस करते हो, शेयर्स के एनालिसिस करते हो, डेट के एनालिसिस करते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के एनालिसिस करते हो,
आप मतलब ये जानना चाहते हो कौन सी चीज खरीदने वाली है कौन सी नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, तो आप उस कंपनी की सारी डिटेल पढ़ने जाओगे तो वो इतनी कैपेसिटी शायद कॉमर्स वाले बच्चों की बिल्ड हो जाए, तो नॉन कॉमर्स वालों की तो नहीं हो सकती। और कोई एम्प्लॉय जो होगा, एक मैकेनिकल कंपनी है, वो कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है, टेक्निकल प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके एम्प्लॉयज ने अगर जानना है मेरी कंपनी में मेरी क्या ग्रोथ है, तो पहले कॉमर्स पढ़े जाते हैं। तो इसको मतलब इसका यूज केस सिंपलीफाई करने के लिए रेशियो का चैप्टर और कैश फ्लो का चैप्टर, जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो यूजर्स के लिए डिसीजन इजी लेने के लिए बना हुआ है, और ये रेशियोज बैलेंस शीट के साथ निकाल के दी जाती है। ठीक है, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकालना है, क्या निकालना है, अभी हम 5 मिनट डिस्कस भी करते हैं। उस एनुअल रिपोर्ट में की रेशियो से नाम से वो एग्जिस्ट करता है, तो हमने वो रेशियोज निकाल के देखनी है। तो इन सिंपल वर्ड समरी करें, रेशियो क्या है, हम टेक्निकल डाटा को, यानी कि टेक्निकल एसेट लायबिलिटी डेट कैपिटल एम्प्लॉयड, इन ऐसी टर्म्स को हम टेक्निकली कहते हैं। आपके लिए एसेट सिंपल है, पर आपको पता है फिक्टिशियस एसेट होता है, नॉन कॉमर्स वाले को नहीं समझ आएगी क्या होता है फिक्टिशियस एसेट। ठीक है ना, तो टेक्निकल डाटा को सिंपलीफाइड वर्ड्स एंड सिंपलीफाइड वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे एक यूजर अपना डिसीजन इजीली ले सके। क्लियर होगी बात? ठीक है, और इसमें हम दो नंबर्स का अरिथमेटिकल रिलेशनशिप लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिंपल एज दैट। अब कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर है, वो फॉर्मूला बनता कैसे मैं आपको वो सिखाऊंगा, क्योंकि 180 क्वेश्चन है, 28 फॉर्मूलाज हैं, सारे याद कैसे करोगे, तो फॉर्मूला क्रिएशन सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखोगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ आया? तो सब बच्चे अपना फोन निकालो, फोन तो है ना, आज थोड़ा अलग से काम कर लेते हैं।